नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मध्यकालीन भारत का पहला एपिसोड। आई बात समझ में? साथियों, मैंने पूरा प्राचीन भारत के इतिहास को ना 42 एपिसोड में कंप्लीट करा दिया हूं। ठीक है, तो इस 42 एपिसोड को मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ आपको पढ़ाया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है मुझे इस 42 वीडियो को अपलोड करने में, वीडियो बनाने में। प्लीज़ आप मेरा हेल्प कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे व्यूज़ को बढ़ाकर। अगर कोई भी वीडियो में आपको अगर तकलीफ हो रहा है, कहीं पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा है, दोबारा समझाइए करके। तो आपको बाकायदा मैं आपको बिल्कुल एक वीडियो विशेष रूप से आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। ठीक है साथियों, तो जिस प्रकार से मैंने बहुत मेहनत करके लगातार वीडियो अपलोड किया हूं और प्राचीन भारत को कंप्लीट किया हूं, ठीक उसी प्रकार से साथियों मध्यकालीन भारत को और आधुनिक भारत को आप कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट विषय को पकड़ूंगा, जो होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो साथियों मुझे लगता है कि कंपटीशन एग्जाम में जितने भी विषय है ना, संविधान, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास, उनमें से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई विषय है तो वो है इतिहास। बहुत ज़्यादा लेंदी विषय है, किसी को पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत सारे डेट है। ठीक है, कालक्रम है, मतलब डेट में ही इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले इतिहास को पढ़ाने का इसलिए फैसला लिया है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज कराऊंगा। अगर ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा भारत का इतिहास। ठीक है, तो भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, इसी कारण मैंने पहली चुना है प्राथमिकता के तौर पर इसको कंप्लीट कराऊंगा करके। आई बात समझ में? तो साथियों मेरे इस वीडियो को लगातार देखते रहना, मैं पूरा विषय ही कंप्लीट कराऊंगा। अर्थशास्त्र के बाद भारत का संविधान और भारत का भूगोल आएगा, उसके बाद तो पूरा जीएस कंप्लीट कराऊंगा आपको। लगातार मेरे इस वीडियो से जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूले। तो साथियों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल से ही दरअसल भारत का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? तो दिल्ली सल्तनत काल में मैं आपको मध्य भारत के एक परिचय के तौर पर वीडियो अपलोड किया हूँ। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 वंश है। आई बात समझ में? तो पहला वंश है साथियों गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 वंश है। ठीक है, जो गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 वंश है। पहला वंश है साथियों कुतुबी वंश, जो मैं इस एपिसोड में पढ़ा रहा हूँ। दूसरा वंश होगा शमसी वंश, तीसरा वंश होगा बलबनी वंश। ये तीनों वंश मिलाकर दरअसल गुलाम वंश का निर्माण करता है। तो इस वंश का नाम गुलाम वंश किस लिए पड़ा? आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, आप मुझे प्रश्न पूछोगे कि गुलाम वंश क्यों रखा गया, तो इसका एक ही आंसर आएगा कि मोहम्मद गौरी ने जिन क्षेत्रों को विजिट किया था, उन क्षेत्रों में गुलाम के तौर पर नियुक्त किए थे उन लोगों को। तो उन लोगों ने जिन क्षेत्र में राज किया था गुलाम के तौर पर, तो इसी कारण साथियों उस गुलाम शासकों के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया। मतलब विजित क्षेत्र में गुलाम के तौर पर जिन शासकों ने राज किया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलाम के तौर पर, तो इसी कारण इस वंश को गुलाम वंश रखा गया। ठीक है, तो गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश है, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। ठीक है, तो सबसे पहले वंश में पढ़ाऊंगा आपको साथियों कुतुबी वंश के बारे में। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी के नाम पर ही साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही इस गुलाम वंश का नाम रखा गया कुतुबी वंश। आई बात समझ में? साथियों इन्होंने टोटल 4 वर्ष ही शासन किया है। 1206 से 1210 के बीच टोटल 4 वर्ष तक ही शासन किया है कुतुबी वंश में। आई बात समझ में? तो ब्रीफ में इसके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ बायोडाटा के रूप में। ठीक है, तो इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था सन 1150 में। आई बात समझ में? तो जन्म 1150 में तुर्किस्तान में हुआ था। इनका निधन साथियों 1210 में लाहौर, जो कि राजधानी थी कुतुबी वंश का, तो 1210 में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने से इनकी मौत हो गई। आई बात समझ में? तो 1210 में लाहौर में पोलो खेलते हुए, जिसे चौगोन भी कहते हैं, तो पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई घोड़े के गिरने से। ठीक है, तो ये कट्टर सुन्नी इस्लाम के अंतर्गत आता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब कट्टर सुन्नी मुसलमान था ये। आई बात समझ में? तो साथियों तो इस नाम का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इस कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है तो चंद्रमा का देवता। आई बात समझ में? तो इनका नाम का अर्थ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का चंद्रमा का देवता।
साथियों आपको जानना चाहिए कि इस्लाम में चंद्रमा का, जो चांद का बहुत बड़ा महत्व है। कट्टर मुसलमान देश कौन सा है, तो आपके माइंड में एक ही उत्तर आएगा कि कट्टर मुसलमान देश है इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के फ्लैग में, पाकिस्तान के झंडा में चांद का चित्र है। आई बात समझ में। तो जिन लोग कट्टर होते हैं ना अपने मुस्लिम धर्म में, तो वो अपनी तुलना चंद्रमा से करते हैं अक्सर। आई बात समझ में। तो चंद्रमा का देवता होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। आई बात समझ में। साथियों थोड़ा कहानी बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ा हुआ कुछ स्टोरी मैं आपके पास शेयर करना चाहूँगा साथियों। ठीक है, तो लाहौर के क्षेत्र में ना एक बाजार लगता था, निसापुर बाजार। ठीक है, तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही इस निसापुर बाजार में बेच दिया था, दास के रूप में, गुलाम के तौर पर। उस समय दास प्रथा, गुलाम प्रथा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। ठीक है, चरम स्तर पर था। ठीक है, दास का मतलब क्या होता है, मतलब पैसे के तौर पर, जैसे कि आम वस्तुओं को लेना देना होता है ना पैसे के तौर पर, ठीक उसी प्रकार से कोई इंसान को बेच देता था दास के रूप में। ठीक है, ताकि उससे मोटा आवक बन सके। आई बात समझ में। तो साथियों आइए मैं बहुत बेहतरीन तरीके से एक करके और अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, जब निसापुर बाजार में इसको दास के रूप में, गुलाम के रूप में बेचा गया था ना, तो एक नाम आता है अजीज कुक का। ठीक है, तो इस अजीज कुक ने इसको खरीदा था पैसा देकर। ठीक है, जब अजीज कुक ने इस दासी व्यक्ति को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को बेच दिया पैसे में, मतलब प्रॉफिट के तौर पर ये काम करता था। दरअसल ये दास प्रथा, गुलाम प्रथा। तो मोहम्मद गौरी क्यों खरीदा, तो मोहम्मद गौरी का एक ही उद्देश्य था, साम्राज्य को विस्तार करना। तो साम्राज्य को विस्तार करने में सहायक कौन था, तो आएगा सैनिक। तो सबसे पहले इनको सैनिक के तौर पर अपनी आर्मी में अपनी भर्ती कराया, अपनी सेना में, मोहम्मद गौरी। तो उसके विजय अभियान में, मोहम्मद गौरी के विजय अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन धीरे धीरे साथियों उनकी योग्यता को देखते हुए बहुत बड़ा पद दिया मोहम्मद गौरी आगे भविष्य में। मैं उसको भी अच्छे से आपको बताऊंगा। आई बात समझ में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को साथियों मतलब गुलाम के तौर पर पहला बार निसापुर बाजार में बेचा गया था, जो लाहौर के आसपास था। आई बात समझ। अजीज कुक ने उस गुलाम दास को खरीदा और अंततः गौरी के सेवा में संलग्न हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उनकी योग्यता को देखते हुए उनको बहुत बड़ा पद दिया आगे भविष्य में मोहम्मद गौरी ने। आई बात समझ में। तो इनके कुछ उपाधियां हैं, 6 उपाधि इनको दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, इनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए। ठीक है, तो पहला उपाधि थी साथियों चंद्रमुखी का उपाधि। आई बात समझ में। चंद्रमुखी मतलब होता है चंद्र का मतलब होता है चांद, मुखी का मतलब होता है मुख। जिसका मुख चंद्र के समान हो तो उसे हम कहेंगे चंद्रमुखी। तो सबसे पहले इनकी उपाधि क्या थी, चंद्रमुखी। ठीक है, दूसरा उपाधि था साथियों कुरान का। ये कुरान का जो इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या था, कुरान। तो कुरान का अच्छा पाठक भी था ये। आई बात समझ में। इसी वजह से साथियों इसको कुरान खा भी कहा जाता है। इनको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है इनकी दयाशीलता के कारण। आई बात समझ में। इसको लाल बख्श भी कहा जाता है दानशीलता के कारण, मतलब लाखों का दान करने वाला व्यक्ति कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाखों का दान करता था, इसी कारण लाल बख्श कहा गया। पील बख्श भी कहा गया। पील का मतलब होता है हाथी, बख्श का मतलब होता है दान करना, मतलब हाथियों का दान करने वाला कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा आंसर में। आई बात समझ में। साथियों गयासुद्दीन महमूद ने इनको सुल्तान का उपाधि दिया था, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया। ठीक है, महमूद ने तो दिया था लेकिन इन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया। साथियों गुलाम वंश के अंतर्गत मैं इसको पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल में जाकर, आपको कोई और टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकायदा बहुत सारी बुक्स को, बहुत सारे सोर्स में रिसर्च करके आपको एनालिसिस के तौर पर जो आ सकता है एग्ज़ाम में, बाकायदा आपको यहाँ पर वाइट बोर्ड में लिखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने कौन कौन से पद दिया था उनकी योग्यता के कारण, आइए हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो पद के तौर पर पहला पद क्या था साथियों, अमीर ए आखूर। ठीक है, अमीर ए आखूर दरअसल इस्लामिक एक अरबी एक टर्की भाषा है जिसका मतलब होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी। जितने भी घुड़सवार था ना उनका मुखिया था, दरअसल ये घुड़सवार सेना का एक मुखिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले पद इनको यही दिया।
उसके बाद धीरे धीरे इसको मलिक के तौर पर और सिपह सलार के तौर पर भी इसको नियुक्त किया गया मोहम्मद गौरी ने। आई बात समझ में। साथियों, मध्यकालीन भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निर्माण कार्य स्थापत्य पर आता है, प्रशासन पर आता है। आई बात समझ में। तो निर्माण कार्य, प्रशासन, इनके दरबारी कवि कौन थे, उन्होंने कौन कौन से रचना करी, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मध्यकालीन भारत से यहीं से क्वेश्चन अधिकतर आता है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहला महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य था वो था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करना। कुतुब मीनार आपने देखे होंगे ना, सुने होंगे। ये कहाँ है, तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। आई बात समझ में। साथियों, इसका निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था कुतुब मीनार का। दरअसल इसकी हाइट साथियों टोटल 73 मीटर है। कहा जाता है साथियों कि 27 मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। आई बात समझ में। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, जितने भी स्थापत्य लगभग हुआ है ना मध्यकालीन भारत में, वो सभी मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त करके ही निर्माण किया गया है। आप सोच सकते हो कि 27 मंदिर क्या होता है। इस 27 मंदिर को तोड़कर उनके मलबे से ही इस कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बड़ी गलती किया था 17 बार छोड़कर मोहम्मद गौरी को। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सहायक गुलाम ने ही और 27 मंदिर को तोड़ दिया। इधर देखो आप। उसके बाद ये तो एक ट्रेलर था, 27 मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण करना। उसके बाद जैन मंदिर को तोड़कर दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कर दिया। अब जैन मंदिर को तोड़ दिया। आई बात समझ में। दिल्ली में, और भारत का पहला मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था। ठीक है, तो जैन मंदिर को तोड़कर भारत का पहला मस्जिद बना दिया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम पर। आई बात समझ में। इससे स्पष्ट होता है कि कितना भारत के स्थापत्य को डिस्ट्रॉय करके, नष्ट करके अपने इस्लामिक झंडा को यहाँ पर फहरा दिया था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका तीसरा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य था साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा। ये झोपड़ा उपड़ा नहीं था ना, आई बात समझ में। ये एक मस्जिद था। ये भी 2.5 दिन का झोपड़ा इसी कारण कहा जाता है, जो कि अजमेर में है, राजस्थान में, क्योंकि इसके निर्माण टोटल 2.5 दिन में हुआ था। ठीक है, 2.5 दिन कहने का मतलब होता है 24 दिन का पहला दिन, 24 दिन का दूसरा दिन और 12 दिन। टोटल कितना हुआ, तो 70 घंटे में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो 2.5 दिन का मतलब होता है 70 घंटा में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था अजमेर में। तो इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी एक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसका निर्माण विग्रहराज ने किया था राजस्थान में। ठीक है, तो उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। देख रहे हो आप कितना आतंक मचाए थे इन टर्की आक्रमणों ने। आई बात समझ में। अब इनके सैन्य अभियान पर चर्चा करते हैं। साथियों, जैसे ही इन्होंने दिल्ली के गद्दी पर बैठा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि और साम्राज्य का विस्तार करते गया ये। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अच्छे से सैन्य अभियान के बारे में। ठीक है साथियों, 1192 में ना अजमेर क्षेत्र में, मेरठ क्षेत्र में, वहाँ के निवासियों ने विद्रोह कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के विरुद्ध। उसको पता चल गया था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे लिए नहीं है, हमारे हित के लिए नहीं है, तो उन्होंने बाकायदा विद्रोह कर दिया था। तो उस विद्रोह को सबसे पहले 1192 में दबाया था। ठीक है साथियों, 1194 में पुनः विद्रोह हुआ अजमेर में। ठीक है, उनको दबाया। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि भले ही कितना क्रूर है, कितना ही निर्दयी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन प्रशासनिक के तौर पर, राजा के तौर पर, सुल्तान के तौर पर योग्य था, क्योंकि अजमेर और मेरठ में जो विद्रोह है उसको दबा दिया था। इससे इसकी क्वालिटी पता चलता है कि शासक के तौर पर तो बेहतर ही था। आई बात समझ में। साथियों, 1194 में इसने चंदावर के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, जिस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया, उस युद्ध में सहायक के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी भाग लिया था। ठीक है साथियों, चंदावर के युद्ध के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये तुर्क साम्राज्य फैल गया था। आई बात समझ में। तो चंदावर युद्ध के बाद इसका क्षेत्र वाराणसी तक फैल गया था। ठीक है साथियों, 1195 में अलीगढ़ को जीत लिया, जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में लगभग
तुर्क साम्राज्य फैल चुका था। साथियों 1197 में अनहिलवाड़ को खूब लूटा गया। अनहिलवाड़ जो कि गुजरात का एरिया है ना, तो अनहिलवाड़ के क्षेत्र को खूब लूटा गया और अकुत धन संपत्ति प्राप्त किया। ठीक, ये एक घटना है 1197 में। आई बात समझ में। साथियों इसी वर्ष 1197 में कन्नौज, चंदावर और बदायूं को अपने अंडर में कर लिया जीत कर। आई बात समझ में। साथियों ये कुतुबी वंश समाप्त हो गया। इसको रिवीजन करा ही देता हूँ फटाफट, जैसे कि मैं हर वीडियो में कराता हूँ। तो गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश है, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो इस वीडियो में आपको कुतुबी वंश के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, ये 1206 से 1210 के बीच शासन किया। टोटल 4 ही वर्ष। इनका जन्म 1150 में तुर्किस्तान में होता है। ठीक है, इनका निधन लाहौर में 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बाद हो ही जाता है। ये एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। साथियों इनकी 6 उपाधि थी: चंद्रमुखी, कुरान खा, हातिम द्वितीय, लाल बख्श, लाखों का दान करने वाला, हाथियों का दान करने वाला, पील बख्शा। सुल्तान गैसुद्दीन महमूद ने दिया था इस उपाधि को। साथियों अमीर ए आखुर की उपाधि मोहम्मद गौरी ने दिया था इनकी योग्यता और प्रतिभा को देखकर। अमीर ए आखुर का मतलब होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी। ठीक है, उसके बाद मलिक और सिपाह सलार जैसे पद को इसको दिया गया। ठीक है, निर्माण कार्य को देखेंगे तो कुतुब मीनार की नींव रखा गया था। मतलब कुतुब मीनार का नींव इन्होंने रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य को पूर्ण करवाता है। ये 73 मीटर है। 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था। बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। पिछले कुछ वर्षों से कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों पर फोकस किया गया है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो भारत का पहला मस्जिद था, जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाया गया था अजमेर में। आई बात समझ में। इनके सैन्य अभियान के अंतर्गत देखेंगे तो साथियों 1192 में अजमेर मेरठ में विद्रोह हुआ था, उसको दबाया था। 1104 में दूसरी बार अजमेर में युद्ध हुआ, उसको दबाया गया था। चंदावर का भी युद्ध इसी सन में हुआ था। ठीक है, जिसमें भाग लिया था। 1195 में अलीगढ़ तक इनका साम्राज्य फैल गया था। सारी अलीगढ़ को इन्होंने जीता था। 1197 में अनिलवाड़ को खूब लूटा गया था, कुछ धन संपत्ति प्राप्त किया गया था, मालामाल हो गया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कन्नौज और चंदावर बदायूं क्षेत्र को अपने अंडर में मिला लिया था। साथियों जबरदस्त तरीके से जबरदस्त कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ा दिया हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद साथियों।